Hello students, I welcome you all to my YouTube channel M Ahmad Study Circle. This is the part 2 of the chapter The Kabuliwala written by रविंद्रनाथ टैगोर। इससे पहले मैंने इस चैप्टर का पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, तो अभी तक अगर आपने इस चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, अदरवाइज़ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। पार्ट 1 में मैंने क्या क्या पढ़ाया है क्या नहीं पढ़ाया है वहाँ वो चीज़ मैं यहाँ पे समझाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा बनता है और मैं ऐसा करूँगा तो वीडियो और बड़ा हो जाएगा, जो कि आप लोग देखते नहीं हैं। आधा वीडियो देखकर आप लोग भाग जाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इस स्टोरी को शुरू करते हैं। हमने इस स्टोरी को पैराग्राफ नंबर 10 तक इस चैप्टर के पार्ट 1 वाले वीडियो में ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ पे हम लोग पैराग्राफ नंबर 11 से पढ़ना शुरू करेंगे, और यहाँ पे जितना भी आई वर्ड आया है वो हमारे ऑथर रविंद्रनाथ टैगोर के लिए आया है। आई मीन इस स्टोरी को जो नैरेट कर रहे हैं, इस स्टोरी को हमें जो बता रहे हैं वो हमारे ऑथर रविंद्रनाथ टैगोर ही हैं। सो लेट्स स्टार्ट पैराग्राफ नंबर 11। One day I was working in my room when I heard a commotion outside. Commotion means क्या होता है? भगदड़, हंगामा। हमारे ऑथर रविंद्रनाथ टैगोर कह रहे हैं कि एक दिन मैं अपने कमरे में, मैं अपने रूम में काम कर रहा था, तभी बाहर हंगामा होने की आवाज़ मुझे सुनाई दी। ऐसा लगा कि बाहर भगदड़ मची हुई है। I looked out and saw two policemen dragging our रहमत। मैंने बाहर देखा। जब मैंने बाहर देखा तो क्या देखा कि दो पुलिसकर्मी हमारे रहमत को घसीट कर ले जा रहे थे। अब यहाँ पे रहमत कौन है? वही काबुली वाला, जो कि अफगानी है। दे हैड टाइड हिज हैंड्स। उन दोनों पुलिस वालों ने रहमत के हाथ को बांध दिए थे। देयर वर ब्लड स्टेन्स ऑन रहमत्स क्लोथ। अब मैं क्या देखता हूँ कि रहमत के कपड़े पे खून के निशान थे, रहमत के कपड़े पे खून के दाग लगे हुए थे। एंड वन ऑफ द पुलिसमैन वाज होल्डिंग अ ब्लड स्टेन नाइफ। और एक पुलिस वाला एक खून से लथपथ चाकू, एक खून से सना हुआ चाकू पकड़े हुए था। आई वेंट आउटसाइड एंड स्टॉप देम। मैं बाहर गया और उन लोगों को रोका। व्हाट्स द मैटर? आई आस्क्ड। मैंने पूछा कि आखिर बात क्या थी, वे लोग रहमत को घसीटते हुए वैसे क्यों ले जा रहे थे। इट टर्न्ड आउट दैट वन ऑफ आवर नेबर्स ऑन रहमत सम मनी। मुझे क्या पता चला कि हमारे पड़ोसियों में से किसी एक, हमारे नेबर्स में से किसी एक के ऊपर रहमत का कुछ पैसा उधार था। ही हैड फॉल्सली डिनाइड द डेप्ट। और जब रहमत उससे वो उधार मांगने गया तो वो इंसान झूठ बोलकर उस कर्ज से इनकार कर दिया, वो पैसा देने से इनकार कर देता है। ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट फाइट रहमत हैड स्टैप्ड हिम विद अ नाइफ। और उसी के बाद जो झगड़ा हुआ, उस झगड़े में रहमत ने उस इंसान को चाकू मार दी। रहमत वाज कर्सिंग द लायर व्हेन मीनी अपीयर्ड कॉलिंग काबुलीवाला, हे काबुलीवाला। रहमत अभी उस झूठे इंसान को भला बुरा कह रहा था, उसे कोस रहा था, तभी मीनी काबुलीवाला, अरे ओ काबुलीवाला चिल्लाते हुए वहाँ पे आती है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो स्टोरी है वो बहुत ही इमोशनल स्टोरी है ना, दिल को एकदम छू जाने वाली स्टोरी है। तो एकदम आप लोग इस चैप्टर के दोनों पार्ट को ज़रूर देखिएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 को, तभी आपको इस चैप्टर का असल मतलब समझ में आएगा और इस स्टोरी को आप अच्छे से रिलेट कर पाइएगा। ओके, पैराग्राफ नंबर 15। इमीडिएटली रहमत फेस लिट अप। अब जैसे ही रहमत खोखी को या मिनी को देखता है, उसका चेहरा चमक उठता है, रहमत का चेहरा चमक उठता है। लिट अप मीन्स होता है जगमगाने लगना, चमकने लगना। हिज बैग वॉज नॉट विद हिम टुडे। आज रहमत के पास उसका बैग नहीं था। सो दे कुड नॉट हैव देयर यूजुअल जोक अबाउट इट। इसलिए वे लोग उसके बैग के बारे में जो हमेशा मजाक किया करते थे वो आज नहीं कर सकते थे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं आपके लिए ये बात बताना चाहूँगा कि जब भी रहमत और खोखी या मीनी मिलते थे एक दूसरे से, तो रहमत के पास अक्सर एक बैग होता था, एक बड़ा सा झोला होता था, जो कि पिक्चर में मैंने आपको दिखाया भी है ना, यही वाला बैग मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ये वाला बड़ा सा बैग। और जब भी इस बड़े से बैग को लेकर रहमत खोखी के सामने, मीनी के सामने आता, तो वो कहती थी कि काबुलीवाला, ओ काबुलीवाला, तुम्हारे उस बैग में क्या है? तो वो कहता था कि मेरे इस बैग में हाथी है। और इतना कहने के बाद मीनी खिलखिला के हंस उठती थी और काबुलीवाला भी काफ़ी खुश हो जाता था। यही वे लोग मजाक किया करते थे। इंस्टेड मीनी आस्क्ड। इस बार मीनी ने उससे ये नहीं पूछा। मीनी ने क्या पूछा? आर यू गोइंग टू योर फादर इन लॉज हाउस? क्या तुम अपने ससुर जी के घर जा रहे हो? अब क्योंकि काबुली वाले के पास उसका बैग नहीं था, इसलिए मीनी ने वो सवाल नहीं पूछा कि काबुली वाला तुम्हारे बैग में क्या है ना। जब बैग था ही नहीं तो उसने ये सवाल नहीं पूछा। उसके बदले में उसने ये सवाल पूछा कि
कि क्या तुम अपने ससुर जी के घर जा रहे हो। और पैराग्राफ नंबर 16 को बतलाने से पहले मैं आप सबको एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ कुछ लोग जब जेल जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि कहाँ जा रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हम ससुराल जा रहे हैं। तो कुछ लोग जेल को, प्रिजन को, है ना, ससुराल कह के भी पुकारते हैं। तो ये एक स्लैंग लैंग्वेज होता है, ये एक अनौपचारिक शब्द होता है जेल को कहने का। पैराग्राफ नंबर 16, दिस टू हैड बीन वन ऑफ देयर स्टैंडर्ड लाइन्स। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड कहने का मतलब क्या होगा, यूजुअल। यह लाइन जो कि उसने बोला था कि क्या तुम अपने ससुर के घर जा रहे हो, किसने बोला था, मीनी ने बोला था। यह भी उनका एक स्टैंडर्ड लाइन था। अक्सर ये इस बात से भी वे लोग मजाक किया करते थे। फादर्स इन लॉज हाउस वॉज एन एड्रेस दैट हेल्ड लिटिल मीनिंग फॉर मीनी एंड अ डबल मीनिंग फॉर रहमत। अब इस पर्टिकुलर लाइन का मतलब क्या होगा, बहुत ही बारीकी से समझना। यहाँ पे कहने का मतलब हुआ कि फादर इन लॉ, ससुर जी के घर का एड्रेस, है ना, मीनी के लिए बहुत ही कम मायने रखता था। मीनी फादर इन लॉ जैसे शब्द के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी, लेकिन रहमत के लिए इस बात का डबल मीनिंग था। एक तो जब मान लीजिए उसको जो पुलिस जो है ना जेल में ले जा रहा था, तो ये मतलब भी समझ में आ रहा था उसको कि हाँ वो कहाँ पे जा रहा है, जेल में जा रहा है। और एक तो होता है कि हाँ आप सच में अपने ससुर जी के घर जा रहे हो। लेकिन मीनी एक छोटी सी बच्ची थी, उसको पता ही नहीं था कि ससुराल क्या होता है और ससुर जी कौन से लोग होते हैं, फादर इन लॉ कौन होते हैं। वही बात यहाँ पे बताई गई है कि फादर इन लॉ का मतलब मीनी को तो बिल्कुल भी पता नहीं था, लेकिन रहमत को इसका डबल मीनिंग पता था। इट वॉज स्लैंग फॉर द प्रिजन। बिल्कुल, यहाँ पे ये जो वर्ड है फादर्स इन लॉज हाउस, वो जेल के लिए यूज़ किया गया है। स्लैंग मीन्स क्या होता है, यह एक इनफॉर्मल टर्म होता है किसी भी चीज़ को पुकारने का, अनौपचारिक शब्द होता है किसी भी चीज़ को पुकारने का। यूजुअली रहमत would reply, I shall hit the father-in-law, upon which Minnie would giggle delightedly. अब इस बात को समझो कि जब भी मीनी पूछा करती थी किससे, रहमत से, कि क्या तुम अपने फादर इन लॉ, क्या तुम अपने ससुर जी के घर जा रहे हो, तो अक्सर इस बात को रहमत जवाब कैसे देता था, रहमत कहता था आई शैल हिट द फादर इन लॉ, मैं फादर इन लॉ को मार दूंगा। रहमत क्या कहता था कि मैं अपने ससुर जी को मार दूंगा। जिस बात को सुनकर मीनी जो है ना बहुत ही खुश हो जाती थी और खिलखिला के हंसने लगती थी जब वे लोग मजाक किया करते थे। लेकिन आज रहमत सच में जेल जा रहा था, सच में अपने ससुराल जा रहा था जिसको जेल बोला गया है। टुडे रहमत ग्राइंड एंड सेड यस, आज रहमत हंसकर बोला कि हाँ मैं अपने ससुर जी के घर जा रहा हूँ, मतलब जेल जा रहा हूँ। When he saw that Minnie was not amused, जब उसने देखा कि उसके आवाज़ को उसके जवाब को सुनकर मीनी खुश नहीं हुई, जैसे कि पहले मीनी खुश हो जाती थी जब वो कहता था कि वो अपने ससुर जी को मार देगा, इस बार जब वो कहता है कि हाँ मैं अपने ससुर जी के घर जा रहा हूँ, इस जवाब को सुनकर जब मीनी खुश नहीं हुई तो उसने और कहा, ही एडेड, उसने क्या कहा, आई वुड हैव हिट द फादर इन लॉ, मैंने अपने ससुर जी को मार दिया होता, बट हाउ कैन आई, लेकिन मैं ये कैसे कर सकता हूँ, माई हैंड्स आर टाइड, तुम तो देख रही हो मेरे हाथ बंधे हुए हैं। Paragraph number 19. Rahmat was sentenced to several years in prison for causing a fatal injury. Fatal injury means क्या होता है, घातक, है ना, जानलेवा। फेटल मीन्स होता है घातक और जानलेवा। तो किसी के ऊपर जानलेवा हमला करने के लिए, किसी के ऊपर घातक, है ना, हमला करने के लिए रहमत को कई साल जेल की सज़ा हो गई। आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट अबाउट हिम। आई यहाँ पे किसके लिए बोला गया है, ऑथर के लिए बोला गया, रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए बोला गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि मैं तो लगभग रहमत के बारे में, काबुली वाले के बारे में बिल्कुल भूल ही गया था। एज टाइम पास्ट, जैसे जैसे समय बीतता गया, लिविंग इन आवर होम, बिजी विद आवर डेली वर्क, हम अपने घर में रह रहे थे, हम अपने डेली के काम में व्यस्त रहते थे। वी नेवर वंडर्ड हाउ एन इंडिपेंडेंट मैन हु हैड ट्रैवल्ड इन द लैप ऑफ माउंटेन्स माइट बी स्पेंडिंग हिज ईयर्स इनसाइड अ प्रिजन। हम तो ये सोचना बिल्कुल भूल ही गए कि कैसे एक इंडिपेंडेंट इंसान, एक स्वतंत्र आदमी जिसने पहाड़ के गोद में ट्रैवल किया था, जिसने पूरे पहाड़ी पे, पूरे दुनिया में जो है ना ट्रैवल किया था, वो अपने समय को, अपने वर्षों को, अपने टाइम को जेल के अंदर कैसे बिता रहा होगा, इस बारे में हमने सोचना ही छोड़ दिया था। पैराग्राफ नंबर 21. एज फॉर मीनी, जहाँ तक मीनी की बात है, even her father would have to admit that her behavior was very
रिग्रेटेबल। अब देखो रिग्रेटेबल कहने का क्या मतलब होता है, कोई भी चीज़ जिस पे आपको अफसोस होता है या जो बहुत ही खेदजनक होता है, जो बहुत ही बुरा होता है। जहाँ तक मिनी की बात है, उसके पिता भी इस बात को मानेंगे या उनको मानना होगा कि जो मिनी का व्यवहार था वो बहुत ही खेदजनक था, वो बहुत ही बुरा था। अब ये बात क्यों बताई गई है, मिनी जो है अचानक से इतनी बुरी क्यों हो गई, इसको आगे एक्सप्लेन किया गया है। टू ईजली सी फॉरगॉट हर ओल्ड फ्रेंड, क्योंकि उसने बड़े ही आसानी से अपने पुराने दोस्त रहमत मतलब काबुली वाले को भुला दिया। एंड मेड फ्रेंड्स विद द हॉर्स कीपर, और एक घोड़े के रख रखाव करने वाले, एक घोड़े के रखवाले के साथ उसने दोस्ती कर ली। देन एज सी ग्रू ओल्डर, फिर उसके बाद जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, सी मेड मोर एंड मोर फीमेल फ्रेंड्स, उसने और अधिक फीमेल फ्रेंड्स बना लिए, उसकी कई सारी सहेलियां हो गई। सो मच सो दैट इवन इन हर फादर्स स्टडी सी बिकम अ रेयर विजिटर, उसने इतने सारे दोस्त बना लिए कि वो यहाँ तक कि अपने पिताजी के स्टडी रूम में भी कभी कभार ही आया करती थी। तो वो काबुली वाले को कैसे याद रख सकती थी। द ईयर्स पास्ट, कई साल बीत गए। अनदर ऑटम अराइव्ड, इट वाज मीनीज वेडिंग, है ना, कई साल बीत गए, कई मौसम बीत गए। अब इस बार ऑटम सीज़न था, पतझड़ का सीज़न था। वो दिन मीनी की शादी का दिन था। इट वाज मीनीज वेडिंग, आज का जो दिन था वो मीनी की शादी का दिन था। फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग द हाउस वाज फिल्ड विद पीपल एंड नॉइज एंड एक्टिविटी, सुबह सवेरे से ही, प्रातः काल से ही घर लोगों से, डिफरेंट नॉइजेज से एंड डिफरेंट एक्टिविटीज़ से घर भरा हुआ था। आई वॉज सिटिंग इन माई स्टडी, ऑथर कहते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि मैं अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ था, लुकिंग ओवर अकाउंट्स, कुछ हिसाब देख रहा था, कुछ अकाउंट्स को देख रहा था। व्हेन रहमत केम एंड ग्रीटेड मी, तभी रहमत आता है और मुझे सलाम करता है, मुझे ग्रीट करता है। एट फर्स्ट आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, हमारे ऑथर कहते हैं कि पहले तो मैं उसको पहचान ही नहीं पाया। ही डिड नॉट हैव हिज बैग विद हिम, क्योंकि उसके पास उसका बैग नहीं था। हिज हेयर वॉज शॉर्टर, उसका जो हेयर था, उसके जो बाल थे वो बिल्कुल छोटे थे। द प्रीवियस इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, द प्रीवियस विगोर, विगोर मीन्स क्या होता है, यहाँ पे बताया गया है एनर्जी और स्ट्रेंथ, ताकत, ऊर्जा। द प्रीवियस विगोर वॉज मिसिंग फ्रॉम हिज फ्रेम, उसके शरीर में वो पहले वाला ताकत, पहले वाली एनर्जी मिसिंग थी, वो पहले वाला स्ट्रेंथ उसके शरीर के अंदर नहीं था, क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था और काफ़ी कमज़ोर हो गया था। फाइनली आई रिकॉग्नाइज्ड हिम फ्रॉम हिज ग्रीन, और अंततः उसके मुस्कुराहट से मैंने उसे पहचान लिया कि अरे ये तो रहमत है, ये तो काबुली वाला है। आई सेड वेल रहमत, व्हेन डिड यू अराइव, मैंने कहा अच्छा तुम रहमत हो, कब आए तुम यहाँ पे कब पहुँचे। He said I was released from prison last evening, उसने बताया कि वो लास्ट इवनिंग आई मीन आखिरी शाम को वो क्या हुआ था, पिछले शाम को वो जेल से छूटा था। His reply struck a jarring note, jarring note कहने का मतलब जिस आवाज़ में उसने ये जवाब दिया उसने मुझे झकझोर करके रख दिया। आई मीन वो काफ़ी दुखी होकर इस बात को कहता है कि पिछले शाम में उसे जेल से छोड़ा गया है। आई हैड नेवर सीन अ मर्डरर बिफोर, हमारे ऑथर रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि मैंने इससे पहले कभी भी किसी हत्यारे को, किसी कातिल, किसी मर्डरर को नहीं देखा था। आई फेल्ट रिपेल्ड बाय द साइट ऑफ वन नाउ, और अब जब मैं किसी हत्यारे को, किसी कातिल, किसी मर्डर को देख रहा था तो मुझे उससे काफ़ी घृणा, काफ़ी नफरत हो रही थी। फेल्ट रिपेल्ड बाय, किसी से काफ़ी नफरत होना। I wished that the man would not remain in my home on this auspicious occasion. Auspicious कहने का मतलब शुभ मुहूर्त, है ना, occasion कहने का मतलब अवसर, ठीक है। तो हमारे ऑथर कहते हैं कि मैं चाहता था, मेरी इच्छा ये थी कि इस शुभ मुहूर्त पे, इस शुभ अवसर पे इस तरह का कोई भी इंसान हमारे घर पे न हो। मैं चाहता था कि रहमत वहाँ से चला जाए। आई सेड वी आर रादर बिजी टुडे, यू वुड बेटर लीव, मैंने रहमत से कहा कि आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हैं, अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ। ही टर्न टू गो अवे, वो जाने के लिए मुड़ गया। However, near the door he hesitated a bit and asked, हालांकि दरवाजे के पास वो थोड़ा सा घबराया और उसने पूछा, Can't I see खोखी once? क्या मैं एक बार, सिर्फ एक बार खोखी को नहीं देख सकता। यहाँ पे खोखी किसको बोला गया है, मीनी को बोला गया है। रहमत करता है कि क्या मैं एक बार खोखी को नहीं देख सकता। Perhaps he had believed that Minnie had remained the same. यहाँ पे हमारे ऑथर कहते हैं कि शायद उसने ये मान लिया था कि मीनी बिल्कुल पहले की तरह ही होगी, वो उसे भूली नहीं होगी, वो बिल्कुल अभी बच्ची ही होगी, है ना, वो बड़ी नहीं हुई होगी, क्योंकि वो काफ़ी मासूम था। रहमत जो था वो काफ़ी मासूम था।
as if he had thought that Minnie would come running, काबुलीवाला, हे काबुलीवाला, as before. शायद ऐसा लगता था, शायद रहमत ने ये सोच लिया था कि मीनी बिल्कुल पहले की तरह काबुलीवाला, ओ काबुलीवाला कहते हुए उसके पास दौड़ कर आएगी, and there would be no interruption to their old amusing conversation. और फिर वो दोनों मिलकर अपने पुराने दिनों की तरह काफ़ी शानदार बातें करेंगे और उनकी बातों में बाधा डालने वाला कोई भी नहीं होगा, उनकी बातों में इंटरप्ट करने वाला, उनकी बातों में रुकावट डालने वाला कोई भी नहीं होगा. He had even borrowed a box of fruits and nuts from some friend to give her. यहाँ तक कि रहमत ने अपने दोस्तों से कुछ फ्रूट्स और नट्स के बॉक्सेस भी उसने क्या लिए थे, उधार ले लिए थे मिनी को देने के लिए. He no longer had his own stock, क्योंकि अब उसके पास फ्रूट्स और नट्स के अपने स्टॉक नहीं थे, क्योंकि वो सीधे जेल से निकल कर आया था. He came up to me and said, वो मेरे पास आया और मुझसे बोला, I had brought these nuts and raisins for खोखी. मैं इन मेवे और किशमिश को खोखी के लिए लेकर आया हूँ. यहाँ पे नट्स कहने का मतलब मेवा, ड्राई फ्रूट्स, और रेजिन कहने का मतलब किशमिश होता है. तो मैं इन नट्स और रेजिन्स को खोखी के लिए लेकर आया हूँ. प्लीज़ गिव देम टू हर. इन्हें तुम किसको दे देना, इन्हें आप खोखी को दे दीजिएगा. When I tried to pay him, हमारे ऑथर कहते हैं कि जब मैंने रहमत को पैसे देने की कोशिश की, he grabbed my hand, उसने मेरे हाथ पकड़ लिए और क्या कहा, You are very kind, आप बहुत ही दयालु हैं. I shall always remember, मैं हमेशा याद रखूँगा. Please do not give me money, कृपया मुझे पैसे मत दीजिए. बाबू, I too have a daughter in my country. यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर को बाबू बुलाता है. कौन? रहमत. रहमत कहता है रविन्द्रनाथ टैगोर को, बाबू, कि मेरे देश में मेरी भी एक बेटी है. It is with her face in my mind that I bring these few things for you, for your खोखी. और मैं अपनी बेटी का ही चेहरा अपने दिमाग में लेकर ये कुछ चीज़ें आपके खोखी के लिए लेकर आया हूँ. Don't come to trade, मैं यहाँ पे कोई व्यापार करने के लिए नहीं आया हूँ, इसीलिए आप मुझे पैसे मत दीजिए. So saying, इतना कहते हुए, he brought out a piece of dirty paper from a pocket near his chest. इतना कहते हुए अपने छाती के बगल वाले एक पॉकेट से उसने कागज़ के एक गंदे टुकड़े को निकाला. He unfolded it carefully. उसने उस कागज़ के पीस को, कागज़ के टुकड़े को बहुत ही सावधानी से खोला. And laid it out before me on the table. और मेरे सामने उसे टेबल पे रख दिया. On the paper was the impression of a small hand. उस पेपर पे एक हाथ का निशान था, एक छोटे से हाथ का निशान था. मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा. ये रहा वो पेपर, इस पे एक छोटे से बच्ची के हाथ का निशान है. आपने पिक्चर देख लिया अच्छे से? ओके. नॉट अ फोटोग्राफ. और वो जो हाथ का निशान था वो कोई फ़ोटो नहीं था, वो किसी कैमरा से खींचा हुआ फ़ोटो नहीं था. नॉट एन ऑयल पेंटिंग, या कोई ऑयल पेंटिंग भी नहीं था, जैसे कि मानो कि कोई इंसान अपने हाथ को तेल में डुबो करके किसी पेज पे छाप दे, वैसा भी नहीं था. merely some charcoal rubbed on a hand and then captured on paper. बस ऐसा लग रहा था कि किसी के हाथ में लकड़ी के कोयले को रगड़ दिया गया है, फिर उसे पेपर पे छाप दिया गया है. With this keepsake. अब देखो keepsake का मतलब क्या होता है. keepsake एक छोटा सा गिफ्ट होता है जिसके वजह से गिफ्ट देने वाले की याद आती रहती है. With this keepsake of his daughter, उसके बेटी के द्वारा दिया गया ये तोहफ़ा जो कि हमेशा उसे उसकी बेटी की याद दिलाता था. रहमत हैड ट्रेवल्ड एवरी ईयर टू कोलकाता. इसी तोहफे के साथ हर साल रहमत कोलकाता आया करता था. As if the touch of the tiny tender baby hand smoothed his immense lonely heart. ऐसा मानो जैसा कि उस बच्ची का छोटा सा प्यारा सा कोमल हाथ उसके बड़े से दिल को, उसके सुनसान और लोनली हर्ट को, है ना, सुकून देता था. My eyes filled with tears, है ना. उस पिक्चर को देखकर, उस फ़ोटो को देखकर, आई मीन जो यहाँ पे बताया गया है इस वाले फ़ोटो को देखकर, ऑथर कहते हैं कि मेरी आंखें आंसू से भर गई. आई रियलाइज्ड दैट वी वर बोथ द सेम. मुझे ये एहसास हुआ कि हम दोनों एक जैसे थे. वी वर फादर्स, हम लोग पिता थे. मैं मीनी का पिता था और वो अपनी बेटी का पिता था. ही हैड द हैंड प्रिंट ऑफ दिस बेबी डॉटर रिमाइंडेड मी ऑफ माई मीनी. यहाँ पे हमारे ऑथर कहते हैं कि उस बच्ची के हाथ का ये निशान मुझे मेरी मीनी की याद दिला गई.
एट वंस आई सेंट फॉर हर, तुरंत मैंने मीनी को वहाँ पे बुलाया. क्लैड इन हर ब्राइडल अटायर, अपने दुल्हन वाले कपड़े पहने हुए मीनी केम एंड स्टूड बाय मी शाइली. मीनी दुल्हन वाले कपड़े पहने हुए आई और मेरे पास शर्माते हुए खड़ी हो गई. द काबुली वाला वॉज रादर स्टार्टल्ड टू सी हर. काबुली वाला मीनी को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया, बहुत ही ज़्यादा चौंक गया. ही कुड नॉट क्वाइट रेज्यूम देयर ओल्ड कॉन्वर्सेशन, क्योंकि वह अपने पुराने बातचीत को जारी नहीं रख सकता था, क्योंकि वे लोग जब भी एक दूसरे से मिलते थे तो मजाक किया करते थे. मीनी पूछा करती थी कि काबुली वाला तुम्हारे झोले में क्या है, तो काबुली वाला कहता था कि मेरे झोले में हाथी है. या मीनी पूछती थी कि काबुली वाला क्या तुम अपने ससुराल जा रहे हो, तो काबुली वाला कहता था कि हाँ, मैं अपने ससुर को मार दूंगा. इस बात को सुनकर मीनी हंसने लगती थी. तो उसे ये एहसास हुआ कि अब ये पुरानी बातें वे लोग रिज्यूम नहीं कर सकते, उसे जारी नहीं रख सकते, क्योंकि मीनी तो बड़ी हो गई थी. फाइनली सी स्माइल्ड एंड सेड, सॉरी नॉट सी ही, फाइनली ही स्माइल्ड एंड सेड, आखिरकार काबुली वाला हंसकर कहता है, खोखी, आर यू गोइंग टू योर फादर इन लॉज हाउस, क्या तुम अपने ससुर जी के घर जा रही हो. अब ये सवाल हर बार मीनी पूछा करती थी काबुली वाले से, लेकिन इस बार काबुली वाला खुद पूछता है मीनी से. मीनी नाउ न्यू द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. अब मीनी को इस वर्ड का मतलब, इस शब्द का मतलब पता था. उसको ससुराल क्या होता है उसका अर्थ पता था, जो कि पहले जब वो बच्ची थी तो वो नहीं जानती थी कि ससुराल का अर्थ क्या होता है. सी कुड नॉट रिप्लाई रेडिली एज अ फोल्ड, जैसे कि पहले वो जवाब दिया करती थी, इस बार उसने बहुत ही जल्द काबुली वाले के बात का जवाब नहीं देती है. सी ब्लस्ड एंड टर्न्ड अवे हर फेस, वो मुस्कुराती है और अपना चेहरा फेर लेती है, अपना चेहरा घुमा लेती है. देयर फर्स्ट मीटिंग केम टू माई माइंड, हमारे ऑथर कहते हैं कि उनकी पहली मुलाकात मेरे मन में आई. आई फेल्ट अ स्ट्रेंज एक इन माई हार्ट, मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द हुआ, मेरे दिल में एक अजीब सी फीलिंग आई. आफ्टर मीनी लेफ्ट, जब वहाँ से मीनी चली गई, रहमत हीव्ड अ ग्रेट साई, रहमत ने एक सुकून की सांस ली. एंड सैट डाउन ऑन द फ्लोर, और फ्लोर पे वो बैठ गया. ऑल ऑफ ए सडन ही रियलाइज दैट हिज ओन डॉटर टू हैड ग्रोन अप विद हर टू, अचानक से काबुली वाले को ये एहसास हुआ कि उसकी अपनी बेटी भी मीनी के साथ बड़ी हो गई होगी. ही विल हैव टू ब्रेक द आइस अगेन, अब फिर से उसे अपनी बेटी के साथ कंफर्टेबल होना होगा. ब्रेक द आइस, इस फ्रेज़ का मतलब क्या होता है, दो अजनबी लोग जब एक दूसरे से घुलने मिलने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग ब्रेकिंग द आइस कहते हैं. ही वोंट फाइंड हर एज ही हैड लेफ्ट हर, क्योंकि जब एक छोटी बच्ची के तौर पे उसने उसे घर पे छोड़ा था, जब वो एक अचानक से एक अपनी बड़ी बेटी से मिलेगा, अपनी उस बेटी से मिलेगा जो कि अब बड़ी हो गई होगी, तो उन दोनों को फिर एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होने में समय लगेगा. इसीलिए यहाँ पे हमारे ऑथर कहते हैं कि उसे अपनी बेटी के साथ आइस ब्रेक करना होगा, आई मीन एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा. यहाँ पे बर्फ़ तोड़ने की बात तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है. आई हैंडेड हिम अ नोट, मैंने उसे एक नोट दिया, और उस नोट में मैंने क्या लिखा था, रहमत, गो बैक टू योर कंट्री टू योर डॉटर, तुम वापस अपने देश चले जाओ, अपनी बेटी के पास चले जाओ. मे द हैप्पीनेस ऑफ योर रीयूनियन ब्रिंग हैप्पीनेस टू माई मीनीज लाइफ, भगवान करे, अल्लाह करे कि तुम दोनों बाप बेटी का मिलना मेरी बेटी मीनी की ज़िंदगी में खुशियाँ लाए. एंड द लास्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 40 ऑफ दिस चैप्टर, बिकॉज आई गिव अवे दिस मनी, अब यहाँ पे कुछ पैसा हमारे ऑथर रविंद्रनाथ टैगोर किसको दे देते हैं, काबुली वाले को दे देते हैं, रहमत को दे देते हैं. और फिर वो क्या कहते हैं, आई हैड टू फॉगो कहने का मतलब किसी अच्छी चीज़ को छोड़ देना, हटा देना. देखो यहाँ पे फॉरगो का मतलब दिया गया है गिव अप समथिंग प्लीजेंट, किसी अच्छे चीज़ को, प्लीजेंट चीज़ को त्याग कर देना. आई हैड टू फॉरगो अ फ्यू एस्पेक्ट्स ऑफ द वेडिंग सेलिब्रेशन, हमारे ऑथर कहते हैं कि जो पैसे मैंने दे दिए उसके वजह से वेडिंग सेलिब्रेशन के कुछ एस्पेक्ट्स को, कुछ पहलुओं को हमें क्या करना होगा, नेगलेक्ट करना होगा, हटाना होगा. द इलेक्ट्रिक लाइट्स एंड द म्यूज़िक कुड नॉट बी एज ग्रांड एज प्लान, जैसा कि हमने प्लान किया था कि इलेक्ट्रिक लाइट्स काफ़ी शानदार होंगे और म्यूज़िक भी काफ़ी शानदार होगा, बिल्कुल वैसा तो नहीं होगा, क्योंकि पैसे मैंने किसको दे दिए, काबुली वाले को दे दिए. बट फॉर मी द फेस्टिविटीज़ ग्रीव ब्राइटर विद अ ब्लेस्ड लाइट, लेकिन मेरे लिए
ये जो शुभ अवसर था वो और अच्छा हो गया। 1 सेकेंड। ठीक है।